बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में धमकी अमेज़ ख़त के मामले पर इन कैमरा सेशन में बहस कराने का फैसला किया। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता रोज़ के फैसले के बाद कौमी असम्बली इजलास कल तलब कर लिया गया है, जबकि अपोजिशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ भी तहरीक अदम लाने का फैसला किया। इस समेत दिन भर जो अहम मामलात रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको सर, कल सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बाद जो एक सियासी और आईनी बहरान हम इस मुल्क में देख रहे थे, क्या समझ रहे हैं कि क्या उस पर काबू पा लिया गया है और मुस्तकबिल की सियासत में क्या आप इस्तेहकाम देख रहे हैं? काबू पाने की कोशिश हो रही है और कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास होगा सुबह। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो इतलात हैं हमारे पास वो ये है कि वो लड़ने जा रहे हैं मज़ीद। मतलब वो कह रहे हैं मैं किसी सूरत हथियार नहीं डालूंगा और ये जो फैसला है इस फैसले को पढ़ने के बाद उनके जो मुशीरान हैं उनका ख्याल ये है कि इसमें शायद नज़रसानी की अपील हो सकती है। ये भी बात डिस्कस हो रही है कि और एजेंडा जो है उसमें और आइटम्स को बीच में दरमियान में डाला जाए और लंबी लंबी तकारीर करवा के जो है वो दिन गुजारा जाए। मतलब इमरान खान साहब हथियार डालने के मूड में इस वक्त नहीं है। तकरीर भी उन्होंने कहा कि मैं रिकॉर्डेड शायद वो नहीं कर रहे, लाइव स्पीच ही करेंगे 9:30 बजे। लेकिन ये जो आइनी बहरान है जो कि आज हम कुछ रुपया डॉलर इस्तेकाम हमें नज़र आया मीशत पे, लेकिन अल्टीमेटली क्या कोई कानूनी रास्ता है हुकूमत के पास, यानी उनके मुशीरान जो इमरान खान साहब के हैं, या सारे ऑप्शंस अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं? अच्छा, डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट भी अब चली गई है तहरीक अदम एतमाद, यानी वो भी अब प्रिजाइड नहीं करेंगे तो कर सकेंगे सुबह का इजलास, तो यानी असद कैसर साहब भी नहीं कर सकेंगे, कासिम सूरी साहब भी नहीं कर सकेंगे, तो गालिबन कोई पैनल बैठेगा। क्या कोई ऐसा आईनी और कानूनी रास्ता है जिससे इमरान खान साहब फाइट करें, लड़ें? हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे शखावर एडवोकेट साहब, सीनियर एडवोकेट हैं, वो मौजूद हैं, और जस्टिस शाइख उस्मानी साहब मौजूद हैं। शखावर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जस्टिस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। शखावर साहब, हुकूमत के पास कोई एक या दो कानूनी और आईनी ऑप्शंस हैं? अगर आपसे मशवरा लें, ज़ाहिर है आप मुशावरत देते भी रहे हैं खान साहब को, क्या कोई रास्ता है जिससे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं अचकन शेरवानी शहबाज शरीफ साहब को नहीं पहनने दूंगा? क्या कोई रास्ता है इस वक्त? डॉक्टर साहब, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला हो, यो एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में हो या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में हो, उसके खिलाफ एक रिव्यू तो हो सकता है। लेकिन चूंकि कल के शॉर्ट ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो जो टाइम दिया है कल का, कि कल आपने जो है उस ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट करवाना है, और स्पीकर ने 10:30 से पहले इजलास बुलाकर उसमें नो कॉन्फिडेंस की जो मूव है उस पे जो है रायशुमारी करानी है, और उसके अलावा कोई बिजनेस ऑफ द हाउस नहीं होगा, और न ये इजलास जो है बगैर उस एजेंडा को पूरा किए हुए प्रोरोग होगा, ना उसके अंदर कोई और जो है पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कोई इस तरह की बात की जाएगी कि जिससे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर प्रेजुडिस हो। लेकिन वो क्योंकि रिव्यू तो वो कर नहीं सकते, इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या पीटीआई के पास जो ऑप्शन है वो सिर्फ एक है कि वो मनोअन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्म है, जो फैसला है, उस पे अमल दरामद कराएं, और आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो ये कहता है कि रियासत की वफादारी जो है वो हर शख्स का बुनियादी फर्ज है, और आइन और कानून की पासदारी और अमलदारी जो है ये भी एक नाकाबिले तरदीद जो है फर्ज है हर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का। नहीं, तो लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। जस्टिस साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि ये जो फैसला है इसमें सुकम है, इसमें खत डिस्कस नहीं हुआ, मैं लड़ूंगा, मैं रिजाइन नहीं दूंगा, और कल शहबाज शरीफ साहब जो हैं या जो भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं वो शेरवानी नहीं पहन सकेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि ये क्या कानून और आइन में कोई ऐसा रास्ता है कि इससे, इस फैसले से थोड़ा सा इधर उधर से होके हुकूमत निकले आगे?
देखिए, बात तो ये है कि ये जो सेशन कॉल किया गया है कल, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे कॉल किया गया है। 10:30 सुबह वो और कोई किसी और चीज का एजेंडा पे रहना बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि असेंबली adjourn हुई थी लास्ट टाइम 3 अप्रैल तक, और उसके बाद कोई असेंबली का सेशन नहीं था। अब उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। अब उन्होंने 6 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी है, उससे भी 2-3 चीजें उसके अंदर ऐड करनी है, और इसको एक वन ऑफ दी एजेंडा उसमें डाल दिया। ये उनका गलत चीज है, क्योंकि जहाँ के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे कल हियरिंग हो रही है, और 10:30 बजे सिर्फ नो कॉन्फिडेंस वोटिंग के मुतालिक हियरिंग होगी। अब नो कॉन्फिडेंस की जो वोटिंग होती है उसमें डिबेट की तो इजाजत है। जब वो पेश होगी तो यकीनन जिस तरह से लास्ट टाइम फवाद चौधरी साहब खड़े हुए थे, जो पहले से लिखी हुई चीज उन्होंने पढ़ दी पॉइंट ऑफ ऑर्डर करके, और उसके बाद स्पीकर ने जो गलत फैसला कर दिया, तो अब मेरे ख्याल में करेंगे वो ये, जिस तरह से लग रहा है मुझे, जो कि मैंने स्टेटमेंट देखी है इनकी, उसे लगता ये है कि वो प्रेजेंट तो करेंगे वही चीज, और कहेंगे जी यहाँ पे मुल्क डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश की जा रही है, और ये है और वो है, और ये सब साजिश है, वो करेंगे पेश, और वो कहेंगे जिस पे डिबेट होगी। तो वो ये चाहेंगे कि स्पीकर जो है उसके बाद एक डिबेट शुरू करे। उसकी इजाजत तो है, बहस की तो बासूरत इजाजत है। तो जब वो डिबेट शुरू होगी तो उसमें हर एक आदमी लंबी लंबी तकरीरें करेगा। लेकिन जो पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अब ये असेंबली सेशन जो है, जो इस मकसद के लिए कॉल किया गया, ये उस वक्त प्रोलॉग नहीं होगा जब तक कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कंप्लीट ना हो जाए। तो चाहे वो 1 दिन लें, 2 दिन लें, 3 दिन लें, लेकिन इवेंचुअली तो ये खत्म होगा, और जब तक वो खत्म नहीं होगा वो असेंबली सेशन प्रोलॉग नहीं होगा। तो इनको कोई एडवांटेज नहीं होगा। वो जिस तरह कहते हैं ना, एक लफ्ज है अंग्रेजी में फिलबस्टर, बहुत मशहूर है फिलबस्टर, कि असेंबली में अगर आप किसी चीज को डिले करना चाहते हैं तो फिलबस्टरिंग कर दें, हर एक आदमी बोलना शुरू कर दे। तो उस किस्म की कोई हरकत करेंगे जो कि बड़ी बचकाना हरकत है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो मेरे ख्याल में अपनी अना का मामला है, इस वजह से वो करना चाहेंगे। लेकिन बासूरत कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है, और वो अगर करेंगे तो वो कितने दिन चलेगी, 1 दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी, चाहे जितना मर्जी बोलें, आखिरकार इवेंचुअली तो ये खत्म ही होगा ना। अच्छा शाखावर साहब, इजलास को चेयर कौन करेगा? क्योंकि स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद है, और डिप्टी स्पीकर साहब जो लास्ट टाइम कासिम सूरी साहब का, उनके खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक जमा। तो अब इजलास कैसे चलेगा? इसमें कोई यानी कोई 2-3 लोग बैठेंगे, कोई काउंसिल बनी, कैसे होगा इजलास? देखिए, वो तो जो नेशनल असेंबली के जो अपने रूल्स हैं, उसमें किसी भी इजलास के लिए जब स्पीकर ना हो और डिप्टी स्पीकर भी ना हो, तो फिर एक पैनल ऑफ स्पीकर जो है वो होता है, जिसमें लोग जो है वो इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी वो उनके नाम नोटिफाइड होते हैं। तो अगर इन दोनों में से ना हुआ तो कोई भी वो जो पैनल है उसमें से कोई शख्स जो है वो उसकी सदारत कर सकता है, और अगर वो सदारत करेगा तो वो फिर जो स्पीकर का रोल है वो अस्यूम करेगा, और उसके ऊपर भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है, जो फैसला है, वो उसके ऊपर भी बिल्कुल उसी तरह नाफुजुल अमल होगा जिस तरह के एक रेगुलर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ऊपर है। नहीं, अच्छा, इसी बात को आगे जस्टिस साहब, यही बात, इसी जवाब के साथ में एक सवाल ऐड करके आपकी तरफ आ रहा हूं। ये बताएं कि अगर वो जो शख्स है, यानी फर्ज करें डिप्टी स्पीकर भी नहीं है और स्पीकर भी नहीं है, दोनों नहीं है, अब जो तीसरी शख्सियत है वो हुकूमत की होगी या अपोजिशन की होगी? क्योंकि उसी के हाथ में तो सारा कंट्रोल होगा ना असेंबली का। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर साहब। वो एक पैनल होगा मेंबर्स का, वो फॉर्म होगा और वो प्रिजाइड करेगा, और उनका काम तो सिर्फ प्रिजाइड करना है और रूल्स को फॉलो करना है। उनका काम कोई खास फैसले तो लेने नहीं है। नहीं, मतलब तुम तकरीर करो, तुम बैठ जाओ, तुम खड़े हो जाओ, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ना स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? मतलब ये जो होता है हाउस को कंट्रोल करना कि जी तुम बैठ जाओ, तुम स्पीच करो, तुम कम करो बात, तुम जवाब, मतलब अगर ऐसी सूरत बनती है तो 3 लोग कैसे करेंगे फैसला? एक आदमी कोई, मतलब ये कैसे होगा? वो उसमें से 3 लोग में जो सीनियर होंगे वो करेंगे। वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, इशू यहाँ पे ये है कि वोटिंग करनी है। और वोटिंग करने से पहले बहस का
की तो राइट होती है और वो राइट है अपनी जगह पर, और वो उसके लिए वो ओपन कर देंगे अगर कोशिश करते हैं ऑपोजिशन वाले कि उसको फिलबस्टर करने के लिए, तो वो करेंगे बहस। लेकिन कितनी देर तक करेंगे? वो करेंगे, ऑपोजिशन वाले करेंगे, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, इवेंचुअली तो उनको वोटिंग करनी पड़ेगी, चाहे जो भी हो, पैनल में जो भी हो, स्पीकर हो, जो भी डिप्टी स्पीकर अच्छा, हो। अमूमन ऐसे होता है शाखावर साहब, और जिससे आपसे मैं पूछूं कि ईवान अगर बहुत, अल्लाह ना करे कल ऐसा हो, लेकिन ईवान में अगर बहुत ज्यादा तनाव पैदा हो जाए, लड़ाई झगड़ा, आवाज न सुनाई दे रही, ऐसा माहौल हो, तो स्पीकर इजलास को मुलतवी कर देता है। तो इस इजलास को तो मुलतवी नहीं कर सकता गालिबन वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूं? चाहे जो मर्जी होता रहे ईवान में। जी डॉक्टर साहब, मैं अगर इसका जवाब दूं तो वो ये है जी कि देखिए, एक तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर के मुताबिक ये इजलास हो रहा है, जैसे जस्टिस साहब ने भी फरमाया, और उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि उसमें जो एजेंडा आइटम होगा वो मोशन अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर नो कॉन्फिडेंस के ऊपर होगा। और उसमें जो मेरी जो इंफॉर्मेशन है, जो मैंने पढ़ा है, उसमें तो ये एक दिन जो मुकर्रर है, इसमें स्पीकर बाउंड है कि वो उस दिन आर्टिकल 95 की कार्रवाई पूरी करेगा। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी और बिजनेस करना उस दिन या किसी चीज के ऊपर बहस करना, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर में कोई इजाजत नहीं है। और अगर इसकी खिलाफ वर्जी की गई तो इसके बड़े ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक हुक्म जारी करती है और जब उसको उसकी जो हुक्म अदूली की जाती है जानबूझ के दीदा दानिस्ता तौर पे, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आता है। और दूसरी चीज ये है, उसके अपना एक तरीकाकार है कि सुप्रीम कोर्ट पर वो जो कंटेम्नर्स हैं उनको तलब करके तो उनको शो कॉज नोटिस दे के तो उनसे उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म और ऑर्डर या उसकी डिग्री या फैसले की तामील कराने के लिए पाकिस्तान की तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज उसकी मदद के लिए आएंगी। तो ये बात ऐसा नहीं है कि आपने अगर कल उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो समझ लें कि वो ऑर्डर वहां पे गैर मौसर हो जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है, उसने हर हालत में इम्प्लीमेंट होना है। और तमाम मुल्क की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, जिसमें सेक्रेटरी टू दी नेशनल असेंबली भी आता है, जिसमें सेक्रेटरी काबीना डिवीजन भी आता है, एस्टेब्लिशमेंट जितने भी फेडरल सेक्रेटरीज हैं, जितने भी रियासती ओहदेदार हैं, वो बाउंड हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जो है वो प्रॉपर इन इट्स लेटर एंड स्पिरिट उसकी ऊपर जो है वो अमल दरामद कराएंगे। जस्टिस साहब, क्या रास्ता है फिर? वजीर आजम साहब जो कह रहे हैं कि मैं कल शेरवानी नहीं पहने दूंगा मियां शहबाज शरीफ साहब को, ये इसके पीछे फिर क्या? उनका जो मकसद है कहने का ये जी कि वो नहीं चाहते कि वो असेंबली उनको निकाल दे। उनका बेसिक ये उनकी अना का इशू है कि वो नहीं चाहते कि असेंबली उनको निकाल दे। तो इस वजह से वो अब आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया, उसके बाद तब उनके पास कोई चारा नहीं था। पहले तो उन्होंने बहुत सी ट्रिक्स की और वो फेल हो गई, लेकिन अब जो वो चाहते हैं कि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उनको निकाला ना जाए। तो इसके लिए अब उनके पास एक ही ऑप्शन है और उसको कोई रोक नहीं सकता। ये आप समझ लें कि असेंबली में डिस्कशन को कोई नहीं रोक सकता। एक दफा वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस प्रेजेंट हो गया और प्रेजेंट हो गया अकॉर्डिंग टू ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट प्रेजेंट हो गया। अब उसके बाद जब प्रेजेंट हो गया तो एक साहब खड़े होंगे, फवाद चौधरी जो भी खड़े होंगे, वो कहेंगे कि जी इसमें तो ये है, तो इसमें तो वो है, और हमारे पास ये कागजात हैं, वो हमने सबको ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। वो कर देंगे सबको डिस्ट्रीब्यूट पहले से और कह देंगे ये इश्यूज इन्वॉल्व हैं, हम इस पर डिस्कशन करना चाहते हैं और हम इस पर तकरीर करना चाहते हैं। हर एक आदमी तकरीर करेगा, उसको स्पीकर रोक नहीं सकेगा किसी तरीके से। और जब रोक नहीं सकेगा, दूसरी साइड फिर उसको जवाब देगी, तो ये चलेगा मामला। लेकिन अगर मतलब जिस तरह मैंने आपसे कहा कि वो कितने दिन करेंगे, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, ज्यादा दिन तो नहीं करेंगे, लेकिन सेशन जो है प्रोलॉन्ग नहीं होगा, चलता जाएगा जब तक कि ये फाइनली वोटिंग नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। और अगर उन्होंने उसकी वोटिंग में कोई रुकावट पैदा की तो शाह खावर साहब सही कह रहे हैं कि दे विल बी गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। फिर उसकी जो सजा होती है वो तो आपको पता ही है।
जैसा बहुत शुक्रिया शाखावत साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर साहब, जो बात की जा रही है कि कल असेंबली में इस तरह से तकारीर की जाएं कि मौका ना मिले तहरीक अदम एतमाद लाने का, मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप ज़्यादा देर रोक नहीं सकते। नहीं, रोक तो नहीं सकते, लेकिन एक यानी आप ये देखें ना कि एक इस तरह की तकारीर अगर हों असेंबली का एक माहौल तो बड़ा अजब सा हो जाएगा, क्योंकि उसमें गैर मुल्की साजिश वाली बात तो आएगी ना कि गैर मुल्की साजिश हुई है, वो तकारीर होंगी, फिर उसका जवाब आएगा, फिर इधर से तकरीर होगी, फिर उधर से, मतलब असल बात जो है वो ये है कि यानी एक मतलब एक बहुत ही अजब सा माहौल मैं असेंबली का देख रहा हूँ अगर तकारीर शुरू हुई तो। और लंबी तकारीर अगर होती है तो उधर से भी लंबी होंगी ना तकारीर, और इधर से इल्ज़ाम लगेगा उस तरफ कि आपने ये गैर मुल्की साजिश की है, और गैर मुल्की साजिश के तहत आप तहरीक अदम एतमाद लाए हैं और आर्टिकल 5 और सारा जो भी मामला हुआ, और उधर से जब तकरीर होगी तो यहाँ पे लगेगा इल्ज़ाम कि जी आप फॉरेन फंडिंग और बाकी सारे मामला। तो एक ऐसा माहौल असेंबली में अगर ये तकारीर होती हैं बहुत ज़्यादा, तो जो यानी जो कौम है या जो दुनिया सारी देख रही है ये सारे असेंबली में, क्योंकि इसमें फिर करप्शन के ऊपर बात नहीं होगी गालिबन, या गवर्नेंस के ऊपर बात नहीं होगी। जो मेरा कंसर्न है एज अ पाकिस्तानी वो ये है कि इसमें अगर तो ना गवर्नेंस के ऊपर बात हो, अगर बात हो कि जी आपने क्या डिलीवर किया, क्या डिलीवर, वो तो बात ही नहीं हो रही ना। अगर ये बात इस तरह से होनी शुरू हो जाती है फ्लोर पे कि जहां पर आपकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर असर होता है और आपकी साजिशें और गद्दार और तुमने ये किया था तुम्हारे दौर, तो उसका नतीजा फिर क्या होगा जो अवाम देख रहे हैं। और क्योंकि देखें जो भी बात होगी वो बात बहुत तल्ख होगी, यानी उसमें कल का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो कहते हैं ना वो डू और डाई वाला दिन है। अब डू और डाई वाला दिन इसलिए है क्योंकि अब उसके बाद जो कुछ होना है, यहां तक बात हुई कि कई जो पीटीआई के अरकान हैं उनसे एक दो लोग ऐसे हैं जो अपने ऊपर कंटेम्प्ट लगवाने को तैयार हो गए हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि हम फारिग हो जाएंगे कंटेम्प्ट में, जो यानी जो भी सज़ा है कंटेम्प्ट की वो हम जो जो कोर अरकान हैं बिल्कुल इमरान खान साहब के, वो कहते हैं कि हम अपने ऊपर कंटेम्प्ट लगाने को तैयार हैं, अगर कंटेम्प्ट लगती है तो लगे। इसीलिए कासिम सूरी साहब के खिलाफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद की, कासिम सूरी साहब गालिबन उनकी तरफ से ये बात गई थी कि मेरे ऊपर तौहीन अदालत लगती है तो लग जाए, तो अब वो प्रिजाइड नहीं कर सकेंगे, तो प्रिजाइड कौन करेगा उसके ऊपर भी एक शो। तो मैं मेरा सिर्फ ये कंसर्न है कि ये मामला अगर स्मूथली हो आगे, जो कि होना चाहिए आइन और कानून के मुताबिक, तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन उसमें चूंकि ये बदमज़गी पैदा हो रही है, तो ये बदमज़गी जो है ये किस तरह से आगे, मतलब जाहिर है कि कल हम इस पर बात कर रहे होंगे दिन में, लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है। और दूसरी बात देखें इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आज माशी तौर पर हमने इस्तेकाम देखा, आज हमने स्टॉक मार्केट को संभलते देखा, क्योंकि एक स्टेबिलिटी सी आई कि भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया और उसके नतीजे में स्टेबल सा हमें डॉलर दोबारा जो है वो रुपया हमें ताकतवर होता नजर आया। ठीक है, दोबारा जो एकदम से बिल्कुल न्यूज ड्राइव की तरफ चला गया था। लेकिन इशू देखिए बात यह है कि मुल्क तो सबका है, इसको मिलकर चलाना है। रियासत से ऊपर तो, मुल्क से ऊपर तो कोई भी नहीं है ना, रियासत है तो सब हैं, सियासी पार्टियां भी हैं, अदारे भी हैं, मतलब है कि मतलब ये कोई अच्छा मैसेज जो है वो नहीं जाएगा। देखिए गवर्नेंस के ऊपर तो बहस, करप्शन, गवर्नेंस क्या, लेकिन फॉरेन पॉलिसी अगर डिस्कस होना शुरू हो गई अदालत में, मेरा कंसर्न ये है, मैं नहीं जानता कि इसके ऊपर हुकूमत की क्या हिकमत अमली है या इसके ऊपर अपोजिशन की क्या हिकमत अमली है, लेकिन तकारीर में फिर इल्ज़ाम तो लगेंगे एक दूसरे के ऊपर, तुम्हारे दौर में ऐसा हुआ, तुम्हारे दौर में ड्रोन गए, तुम्हारे दौर में ये हुआ, उधर से जवाब आएगा, फिर फॉरेन फंडिंग निकालो, ये करो वो करो। तो वो एक माहौल जो है वो अगर ये स्ट्रेटजी बनती है तो ईवान का माहौल, वोटिंग तो जैसे तैसे होगी लेकिन एक माहौल बड़ा तल्ख होगा और उसके असरात हमारे मुल्क की सियासत पे भी रहेंगे और उसके बाद भी रहेंगे। दूसरी बात जो मेरे लिए जिस पे थोड़ी सी मैं आज ये बात सोच रहा था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनकी हुकूमत आ जाती है, यानी वो फर्ज करें कि वो आ जाते हैं, जैसे लास्ट टाइम 197 के करीब लोग थे उनके पास, तो वो अगर इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या सूरत है। कल मिसाल के तौर पे ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब शाम को इलेक्ट हो गए वजीर आज़म, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने का जो हलफ है वो फौरी तौर पे उठाना होगा उन्होंने, और वो हलफ बर्दारी की तकरीब होगी जनाब सदर आरिफ अलवी साहब जी, उनका हलफ बर्दारी की तकरीब होगी। अच्छा, वो भी एक इशू कि क्या सदर, मतलब वो भी तो एक इशू है ना कि सदर कैसे उनसे लेंगे, और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा जिस नोट पे होगा, अगर ये तहरीक कल पास, तो वो नोट एक बहुत बिटर नोट होगा, मतलब इतना बिटर
ये होगा ये हुकूमत के, मेरा ख्याल है इससे पहले हमने माशाल्लाह आया जैसे कि हमने बिटर हुकूमत ख़त्म होते देखी, तल्ख नोट पे भुट्टो साहब की, हमने तल्ख नोट पे हुकूमतें उसके बाद 58-2 पे जब टूटी हैं तो मतलब देखा है हमने कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत ख़त्म हुई तो वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अपने रुफ़क़ा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, या हमने ये भी देखा कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो बड़ी तलखी पे ख़त्म हुई, ये जो 2018 की हुकूमत थी, इससे पहले मार्शल आया तो उसको भी तलखी, लेकिन ये गालिबन जो है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि ईवान के अंदर एक बहस और मुबाहिसे और तकारीर और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स के बाद ये इजलास मुनक्किद हो रहा है, तो एक तलखी, और उसमें अगर ये तकारीर कल होती हैं तो उसमें आर्टिकल 5 वगैरह तो छोड़ दें, लेकिन इल्ज़ामात तो एक दूसरे पे लगेंगे, जो कि मेरा ख्याल है कि शायद इसका कोई तासुर दुनिया में अच्छा ना जाए। और अभी भी मेरी गुजारिश होगी अकाबरीन से कि बड़ी मोहतात गुफ्तगू इसलिए करें क्योंकि उसके बाद फिर क्योंकि अंदर तो जाहिर तकरीरें तो फिर इसी के ऊपर होंगी ना, आर्टिकल 5 पे ही कि ये तहरीक जो है इसको कैसे स्पॉन्सर हुई, कैसे नहीं हुई, उधर से शाइख उस्मानी साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को इस वक्त चूंकि रोक नहीं सकते तो अना का मसला भी बनाया हुआ है। नहीं, अना का मसला नहीं है, क्या वाकई वज़ीर आज़म साहब के पास कोई सियासतदान है ना, रास्ता है? नहीं सियासतदान तो अना का मसला सियासतदान है, वज़ीर आज़म जो है वो सियासतदान है, वो अगर कह रहे हैं कि मैं इसको सियासी अंदाज में आखिरी वक्त तक खेलूंगा, देखिए नवाज शरीफ साहब ने भी तो अब आखिरी बॉल तक तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो सड़कों पे आ गए थे। देखें बात यह है कि वो इस्तीफा तो नहीं दे रहे ना, वो कह रहे हैं उनको आज कहा शेख रशीद साहब ने कि मैंने बहुत पहले कहा था कि आप इस्तीफा दे दें, असेंबलियां तोड़ दें, लेकिन इस मरहले में वजीर आजम जो है एक दिन है उनके पास ना, इस्तीफा तो नहीं दिया उन्होंने तमाम रोज, तो वो कह रहे हैं कि मैं तो आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, मैं तो मतलब है कि वो लड़ूंगा, उसके नतीजे में जो मर्जी हो, जो कि आइन और कानून के खिलाफ भी जा रहा है सारा मामला। एक तो वो है मामला अलग है, लेकिन दूसरा इशू ये है कि जो असेंबली में डिबेट होगी वो क्या होगी। फिर उसके बाद एक और बात भी है, देखिए फौरी तौर के ऊपर शहबाज शरीफ साहब अगर ये अदम एतमाद की में नंबर्स ले जाते हैं, सबसे पहला उनके सामने एक तो वो पहले हर बर्दारी तकरीब, फिर सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि उनकी काबीना की तश्कील कैसे होती है। अच्छा, तश्कील कैसे होती है, क्योंकि इसमें फिर मैं नहीं जानता अब तक कि इसमें वज़ीर ख़जाना कौन होंगे, क्या इसमें इसहाक डार साहब होंगे, मिफ्ता इस्माइल साहब होंगे, या पीपल्स पार्टी जो है वो वजारत ख़जाना, सबसे मुश्किल काम वजारत ख़जाना है इस वक्त। ठीक है, वजारत ख़जाना, वज़ीर ख़जाना कौन होंगे और वो किस तरह से, क्योंकि इमरान खान साहब तो निकल गए ना बीच में से, वो तो इमरान खान साहब निकल गए, लेकिन अब तो क्योंकि मेरी आखिरी जो दिन था तो डॉलर नीचे आना शुरू हुआ था, अब जनाब वहां पे इम्तिहान शुरू होगा और बड़ा बड़ा मुश्किल हालात हैं जिसमें शहबाज शरीफ साहब को ये हुकूमत मिलेगी, क्योंकि IMF की तरफ से भी रुका हुआ है सारा मामला, ये स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे आगे पीछे, तो वजीर खजाना सबसे मुश्किल काम होगा। ये वो ऐसा होता होगा जिसको शायद कोई लेना भी इस वक्त ना चाहे, लेकिन असल चैलेंज वही है कि वजीर खजाना कौन बनता है, क्योंकि वो जो टर्म्स थी जो शौकत तरीन साहब के वक्त में तय हुई थी, शौकत तरीन साहब की जो शख्सियत है उसको देखते हुए मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि शौकत तरीन साहब जो भी हुकूमत बने उसके साथ शौकत तरीन साहब कोऑपरेट करेंगे। शौकत तरीन साहब की पर्सनैलिटी वो क्लैशिंग पर्सनैलिटी नहीं है, मतलब उनकी पूरी कोशिश होगी कि ये एक ट्रांजिशन ऐसे हो कि वो उसमें मामला आगे चले। लेकिन दूसरी बात जो है वो ये है कि फिर और चैलेंजेस, मिसाल के तौर पर वजीर खजाना, वजीर खारजा कौन होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बात हो रही है कि शायद वजीर खारजा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेना चाहे, अभी तक यानी ये ओपन नहीं बात हुई, लेकिन जो उनके रहनुमाओं से बात हो रही है। तो फिर सवाल ये है कि वजीर खारजा जो है वो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद होंगे, क्योंकि वो रुकने पार्लियामेंट हैं, या हिना रब्बानी खर साहबा का नाम भी चल रहा है, शहरी रहमान साहिबा का नाम भी चल रहा है। तो ये अभी वजारतें, 2-3 वजारतें, वजारत दाखिला भी है, वो भी अपनी जगह तो ये किस तरह से ये कौमी हुकूमत, अच्छा ये सारा अगर ये बनता है, यानी मिसाल के तौर पे ये तमाम, और MQM भी जाहिर है कि हुकूमत तो छोड़ चुकी है, तो अपोजिशन के साथ ही है इस वक्त PDM के उसमें, तो फिर MQM को भी कहाँ पर वजारत और क्या मामला होगा उनका, यानी कौमी सतह पे भी होगा ना मामला। वो तो पीपल्स पार्टी के साथ उनका मामला हुआ कि गवर्नरशिप दे दी जाएगी उनको, तो यहाँ पर उनके साथ क्या होगा, फिर मौलाना साहब के साथ क्या होगा मामला, क्योंकि अभी एक तो ऐसी अफवाहें सी उड़ी थी, लेकिन मैंने उसके बाद चेक किया तो अफवाहें सी थी कि जो है वो उसमें यानी चल रही हैं बातें, लेकिन अभी तक ये है कि अपनी जगह अगर इमरान खान साहब हैं तो सदर भी अपनी जगह मौजूद हैं,
तो सदर तो अपनी जगह से नहीं जा रहे, तो फिर JUIF कहाँ पर एडजस्ट होगी? जो असद महमूद साहब हैं वो मौजूद हैं, वो भी यकीनन कोई भी वजारत या कोई भी मामला, गवर्नर्स, ये वो सारा ये आगे सारा चलेगा, लेकिन बड़ा बड़े चैलेंजिंग होगा। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पे या तो चाइना जाएंगे या सऊदी अरेबिया। ये एक होता है प्राइम मिनिस्टर का, अगर ये अदम इत्मीनान। इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं किसी सूरत शेरवानी नहीं पहनने दूंगा। अच्छा, अब इशू ये है कि ये वो कह रहे हैं नहीं पहनने दूंगा, अदालत कह रही है कि हर सूरत होना चाहिए। और कल जो है वो हुकूमत, यानी ये भी जाहिर है कि कैलकुलेशन की हुई है इमरान खान साहब ने कि अगर अदम एतमाद की, ये तो वाकई शेरवानी में आ गए, ये कैसे हुआ, ये कहाँ से तस्वीर निकाली गई? अच्छा, बहरहाल शहबाज शरीफ साहब देखते हैं कल। नहीं, लेकिन आप देखें ना कि ये ऐसा हुआ नहीं है कभी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरह से एक असेंबली में ऐसी सूरत हाल सामने आई हो। लेकिन यह है कि ये तो शहबाज शरीफ साहब के लिए चैलेंजेस, खजाना, खारजा, और ये कि PDM में जो बाकी इत्तेहादी। सदर का मुस्तकबिल क्या होगा? नहीं, सदर तो अपनी जगह है ना। अभी तो हम वजीर आजम से निकलेंगे तो सदर तक पहुंचेंगे ना। अभी तो हम सदर से बहुत पहले हम भाबड़ा बाजार में फंसे हुए हैं। सदर तो अभी दूर है। जो आप ईवान सदर की बात करिए, सदर बाजार की। अच्छा, सदर आरिफ साहब, माजरत, मैं वो दूसरे सदर की तरफ चला गया था। बहरहाल, अच्छा, तो बात ये है कि वो सदर बाजार भी तो होते हैं ना। बात ये सारी कि वो इसमें सदर तो बाद में आएंगे ना, पहले तो ये कि, और फिर चैलेंजेस, आप जरा चैलेंजेस, और फिर इसकी जो फिर उसके बाद ये जो पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट के अंदर यहां पर PTI बैठ जाएगी। और आप ये देखिएगा इमरान खान साहब रोज तशरीफ लाया करेंगे उस असेंबली में, जिनमें पहले नहीं आते थे, अब वो हर इजलास में तशरीफ लाएंगे। इमरान खान साहब वो तशरीफ लाएंगे और इंश्योर करेंगे उनके साथ वाली सीट पे बैठे हैं मुराद सईद, ठीक है, एक हाइपरसोनिक, क्या सुपरसोनिक हाइपरसोनिक किस्म के MNA है ना। तो मतलब यहाँ से फायर किया वो जो है ना, मतलब मजाहन भाई हैं छोटे, लेकिन वो तो पूरी ऑपोजिशन के ऊपर से भरपूर जवाब देते हैं। हाँ, वक्त की और उसकी जो है वो जो रोशनी की आवाज से तेज 4 चक्कर काटे उन्होंने पूरे। तो अब मसला ये है कि वो इधर बैठेंगे। इसकी मैं पहले भी बात कर रहा था ना कि इस पार्लियामेंट का नक्शा कल शाम के बाद से, अल्लाह करे कि सुबह जो भी है आइन और कानून के मुताबिक और बखैर खूबी ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो भी मामला है तय पा जाए। लेकिन फिर इसकी जो शक्ल बनेगी ना पार्लियामेंट की, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि क्या उधर तमाम PDM की जमातें होंगी, MQM समेत, और मुनहरफ अरकान जो हैं वो वोट डालते हैं तो उनकी खत्म हो जाएगी जो रुकनीत है। तो वो डाल पाएंगे कल, क्योंकि उनके बारे में अब तक जो है वो वोट डाल सकते हैं, उसके बाद उनके खिलाफ कोई एक्शन अगर तो पार्लियामेंट लंबी हो जाती है ना, तो वो तो फिर गेम से आउट हो गए। कई ऐसे अरकान हैं जिनका ख्याल ये कि फौरन ही शायद इलेक्शन होना है तो हमें नून लीग की कमिटमेंट हो गई। लेकिन अगर ये पार्लियामेंट लंबी खिंच जाती है 1.5 साल, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं या बाकी लोग कह रहे हैं कि इसको लंबा, तो फिर वो तो फिर अलग हो गए ना, वो तो इधर है ना उधर। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा, लेकिन जो कि इवॉल्व हो रही है ना, ये मिनट टू मिनट आगे मामला चल रहे हैं। तो देखते ही हैं कि कल पार्लियामेंट में क्या होता है, इस दुआ के साथ कि जो भी कुछ हो मुल्क के लिए अच्छा हो। ठीक है सर, और बहस ऐसी जगह ना चली जाए जहां पर मुल्क के और रियासत के मफाद को किसी भी शख्स की गुफ्तगू से नुकसान पहुंचे, और ये हमारे जिम्मेदारान को। जी बिल्कुल, जी वापस आके बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, धमकी आमेज खत पर जो है वो कमेटी, तहकीकाती कमेटी बनाने का फैसला किया गया था हुकूमत की जानिब से, जिसकी जो सरबराही है वो लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान साहब को दिया गया था। उन्होंने मुआज़रत कर लिया है इस हवाले से। इसके पीछे वजह क्या है अचानक से? हुकूमत नहीं, तारिक खान साहब मेरे ख्याल से नहीं आना चाह रहे होंगे इस वक्त इस मामले में। और फिर उसके बाद फवाद चौधरी साहब का ये बयान भी आया कि कोई और शख्सियत के जेरे। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि अगले चंद घंटों में, ये पहली बात तो ये कि वज़ीर आज़म साहब की तकरीर देखते हैं कि रात में क्या होती है, और कल फिर दिन में जो है वो पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है। आइन और कानून, सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकामात दिए, जैसे कि मोअज़्ज़ज़ जो हमारे प्रोग्राम के मेहमान थे उन्होंने भी कहा कि उसके ऊपर पाबंदी लाजिम है। लेकिन क्या उसमें इमरान खान साहब को ऐसा रास्ता उनके सामने है जिसमें से वो निकल के
वो जो बात कह रहे हैं कि मैं शहबाज शरीफ को नहीं आने दूंगा, मियां शहबाज शरीफ साहब, तो कैसे वो कैसे होगा, ये अगले चंद घंटों में वाजे होगा। और उसमें मैं वापस आता हूँ ज़रा पाकिस्तानी सियासत में, दो तीन इंपॉर्टेंट बातें जो बराह रास्त लिंक्ड हैं, बराह रास्त, क्योंकि दुनिया जो है वो तेज़ जा रही है, हम कहीं दरमियान में बहुत पीछे उलझ गए हैं बहुत सारे मामलात में, हमें आगे निकल के अहम फैसले करने थे। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि एक बहुत अहम वाक़या ख़ित्ते में हुआ है, और वो वाक़या जो है, यानी एक अहम स्टेप लिया गया है। अब मैं नहीं जानता कि उस पर किस हद तक वो कामयाब रहेगा या नहीं रहेगा। वो ये है कि यमन की जो जंग है, जो कि 2011-12 से जारी है और बहुत तवील हो चुकी है, यमन की खाना जंगी। यमन की खाना जंगी में ये हुआ, ये यमन बहुत दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ, लेकिन मैं सिर्फ उसमें अपडेट ये करना चाह रहा हूँ, बड़ी अपडेट है, और वो ये कि अब्दुल्ला साले जो थे, वो थे जो कि जिन्होंने 90 की दहाई में जनूबी और शुमाली यमन को यकजा किया था। उसके बाद प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए थे, फिर साउथ यमन जो था उसमें बगावत शुरू हुई, फिर उसके बाद पूरी तारीख हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसके बाद फिर अरब स्प्रिंग हुई, वहाँ बेचैनी फैली, उसके बाद हुतीस खड़े हुए, हुतीस के साथ तो जो अब्दुल्ला साले थे वो सऊदी अरेबिया चले गए, फिर वो उन्होंने इक़्तिदार दे दिया मंसूर हादी को, मंसूर हादी यहाँ मौजूद रहे, फिर अब्दुल्ला साले जो है वो हुतीस के साथ मिल गए, हुतीस के हाथों ही मारे गए, फिर ये बढ़ता गया, बहुत पेचीदा हो गया। इसको मतलब है कि अब ये, और चंद रोज़ पहले आपने देखा होगा कि मिसाइल फायर हुए, सऊदी अरेबिया पे भी गिरे, यूएई वो सारा होता। अब एक बहुत बड़ा कदम ये उठाया है जो अरब ममालिक हैं, जीसीसी के ममालिक, उन्होंने ये उठाया कि उन्होंने जो मंसूर हादी थे उनको अपनी जगह से हटा दिया। अच्छा। यानी ये बहुत बड़ा वाक़या है कि वो मंसूर हादी जो यमन के, जिनको सऊदी अरेबिया और अरब ममालिक की सपोर्ट रही इतने साल, उन्होंने मंसूर हादी को अपनी जगह से हटा दिया और एक 8 रुकनी काउंसिल बना दी है। वो 8 रुकनी काउंसिल जो है वो राशिद अल आलमी के अंडर वो काम करेगी, और वो इसलिए उन्होंने किया है कि हुतीस के साथ मुज़ाकरात हों और ये जंग ख़त्म हो सके। और ये इसको रियाद ने इनिशिएटिव लिया है, रियाद ने इनिशिएटिव लिया है, इसको यूएई ने भी इंडोर्स किया है। $3 बिलियन फौरी तौर पे उन्होंने यमन की एड, ह्यूमैनिटेरियन एड, वहां पर जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं यमन के लिए, उन्होंने एलोकेट कर दिए। लेकिन हुतीज उसको नहीं मान रहे। अब ये मुझे नहीं पता कि ये देखें, स्वीडन में होते रहे मुज़ाकरात इधर उधर, वियना में बीच में बहुत 2016 में कोशिश हुई आगे पीछे, किसी तरह ये यमन की जंग खत्म हुई, यमन की जंग खत्म नहीं हो पा रही। तो ये बहुत बड़ा स्टेप लिए सऊदी अरेबिया ने और यूएई ने कि उन्होंने मंसूर हादी को अपने ओहदे से हटा दिए, जो कि एक तवील अरसे से यमन में अब्दुल्ला साले के बाद। एक तो ये बात हुई। दूसरी जो बात है वो ये है कि ताइवान के ऊपर एक बड़ी शदीद कशीदगी पैदा हुई पिछले चंद घंटों के दौरान, और वो ये कि नैन्सी पेलोसी जो कि हाउस की स्पीकर हैं और बड़ी ज़बरदस्त अमेरिकन एक पॉलिटिशियन है, और वो 82 ईयर्स की हैं, ठीक है। इन्होंने ऐलान किया कि मैं जो है वो एशिया का दौरा कर रही हूँ, और एशिया के दौरे में ये जापान से इन्होंने जाना था ताइवान, ऐलान हो गया ताइवान जाने का। चाइना की तरफ से मैसेज आया कि रेड लाइंस क्रॉस होंगी, अगर आप ताइवान का दौरा करेंगी रेड लाइंस क्रॉस होंगी। तो दौरा मुलतवी हो गया और वहाँ से ऐलान ये आया कि जो नैन्सी पेलोसी हैं उनको कोविड डायग्नोज हुआ है। अच्छा, मसला ये है कि नैन्सी पेलोसी जो हैं ये कोविड वैक्सीनेटेड भी हैं और बूस्टर भी लगी हुई है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, हमारी दुआ है। लेकिन ये कि वो चाइना की तरफ से आया कि यहाँ पर आप आई जापान से तो ये रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी, और फिर उसके बाद दौरा पोस्टपोन हो गया, और साथ ही चाइना ने कहा कि दोबारा इस तरफ कोई इस लेवल का अहदेदार इस वक्त आने की कोशिश ना करे। एक तो वो टेंशन डेवलप हुई। दूसरा ये है कि प्रेसिडेंट, देखिए मैं आपसे दोबारा ये बात दोहरा रहा हूँ कि जो फ्रांस का इलेक्शन है ये पाकिस्तान पर असरअंदाज होगा। प्रेसिडेंट मैक्रोन ने आज, ये मैं देख रहा था रॉयटर्स ने कुछ देर पहले, अगर हम दिखा सकें तो रॉयटर्स ने ये दिया कि मैक्रोन हिट्स आउट एट द रेसिस्ट लीपेन उनके सामने जो खड़ी हो रही हैं, जो कि राइट विंग से हैं। ये 10 तारीख को इलेक्शन है, 10 तारीख को, यानी परसों इसका पहला राउंड है। और जो लिपिन है, मैक्रोन ने कहा कि वो जो हैं, एक तो उन्होंने शदीद तनकीद की, लेकिन उसके बाद जो है वो दूसरी जो साथी खबर हमारे सामने आई वो ये कि फाइनेंशियल टाइम्स ने इसको कहा कि एमिनल मैक्रोन जो है रेकन्स विद एंगर एंड एपैथी एज फ्रेंच इलेक्शंस डेट लूम्स। करीब दिन आ रहे हैं तो साथ ही वो टेंशन बढ़ती जा रही है, और टेंशन इसलिए बढ़ती जा रही है, उसकी वजह यह कि देखें तमाम सियासत तब्दील हो, तमाम एक नक्शा अगर फ्रांस में
लीपेन आती हैं, जीतती हैं और ये मार्जिन कम होता जा रहा है। और मैक्रोन लेट हो गए इलेक्शन कैंपेन में। खुद उन्होंने आज कहा, अपनी जो उनकी जो स्पीच हुई, उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं ताखीर से एंटर हुआ इसमें, क्योंकि उसकी वजह से मार्जिन कम हो गया। वो अगर आती हैं तो एंटी इमिग्रेंट हैं, ये ध्यान में रखें। इमिग्रेशन और वो राइट विंग के बड़े एक्सट्रीम व्यूज हैं। फिर उसके बाद 11 तारीख इसलिए इंपॉर्टेंट है खित्ते में कि 11 तारीख को वॉशिंगटन में 2+2 इजलास होने जा रहा है, पहली दफा बाइडेन दौर में। 2+2 किसका? इंडिया और अमेरिका का। यानी यहां से जयशंकर और राजनाथ सिंह जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं और साथ ही उनके फॉरेन मिनिस्टर, और वहां मुलाकात किससे हो रही है? ब्लिंकन से, और जो कि सेक्रेटरी स्टेट हैं, और उसके बाद ऑस्टिन लॉयड से जो कि सेक्रेटरी डिफेंस है। और ये पहली मीटिंग है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में। इससे पहले 2+2 हुआ था जब ट्रंप थे, और यहां रशिया डिस्कस हो रहा है, यहां वेपन्स डिस्कस होंगे, यहां पे ऑयल डिस्कस होगा, यहां पे यूएन। तो एक बड़े इंटरेस्टिंग ये दिन है जहां पे डिप्लोमेसी, उसके साथ साथ जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस, वहां पर दोबारा आ गए अली साबरी हंगामा। कल वो रिजाइन कर गए थे श्रीलंका में, आज उनके प्रेसिडेंट ने उनको वापस बुलाया कि जी मुल्क को आप निकालें इस बुरहान में, आप चले गए हैं। वो वापस आ गए, आके उन्होंने अपील की है, लेकिन वो हंगामे जारी हैं। इस पूरी सूरत हाल में इस दुआ और इस अपील के साथ कि ये मुल्क आगे एक इस्तेहकाम की तरफ बढ़े, और ऐसा कुछ ना हो जो अदम इस्तेकाम मुल्क में हो, क्योंकि हम इसके मुतामिल नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।